प्रधानमंत्री बनने के बाद बालेन शाह ने सबसे पहले जिस चीज को बदलने की कोशिश की, जब किसी नए प्रधानमंत्री की सरकार बनती है, शिष्टाचार मुलाकातें होती हैं, तस्वीरें खिंचाती हैं, लेकिन बालेन शाह ने सत्ता संभालते ही उनका मानना था कि लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान तभी होगा जब हर काम संस्थागत तरीके से होगा। बालेन शाह की सोच को समझना भी जरूरी है। बार बार कहते रहे कि नेपाल की राजनीति कुछ परिवारों, कुछ दलों और कुछ स्थापित शक्तियों के इर्द गिर्द घूम रही। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने यही संदेश देने की कोशिश की। लेकिन सरकार चलाना और चुनाव लड़ना दोनों दो अलग अलग बातें होती हैं। खास करके नेपाल जैसे देश में नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भारत, दूसरी तरफ चीन पिछले 1.5 दशक से। ऐसे में नेपाल का प्रधानमंत्री यदि दुनिया के बड़े देशों के प्रतिनिधियों से मिलने से इनकार करता है तो उसका असर केवल कूटनीतिक प्रोटोकॉल तक सीमित नहीं रहता। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री जब नेपाल पहुंचे तब भी प्रधानमंत्री ने उनसे अलग मुलाकात नहीं की। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से यह कहा गया और प्रधानमंत्री की अलग मुलाकात की आवश्यकता नहीं। आखिर नेपाल का नया नेतृत्व किस दिशा में जाना चाहता है? प्रधानमंत्री बनने के बाद बालेन शाह ने सबसे पहले जिस चीज को बदलने की कोशिश की वो नेपाल की राजनीति नहीं बल्कि नेपाल की कूटनीति थी। आमतौर पर जब किसी नए प्रधानमंत्री की सरकार बनती है तो सबसे पहले विदेशी राजदूत प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचते हैं। शिष्टाचार मुलाकातें होती हैं, तस्वीरें खिंचाती हैं, बयानें जारी होती हैं और ये संदेश दिया जाता है कि नई सरकार दुनिया के साथ काम करने के लिए तैयार है। नेपाल में भी सालों से यही परंपरा चली आ रही थी। भारत, चीन, अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान और दूसरे देशों के राजदूत समय समय पर प्रधानमंत्रियों से मिलते रहे। लेकिन बालेन शाह ने सत्ता संभालते ही इस पूरी परंपरा पर सवाल खड़ा कर दिया। उनका मानना था कि लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान तभी होगा जब हर काम संस्थागत तरीके से होगी। यदि हर विदेश प्रतिनिधि सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंचने लगे तो विदेश मंत्रालय की भूमिका कमजोर पड़ सकती है। इसलिए उन्होंने एक नया प्रोटोकॉल लागू किया। इस प्रोटोकॉल के तहत प्रधानमंत्री केवल अपने समकक्ष राष्ट्राध्यक्षों, प्रधानमंत्रियों या विशेष परिस्थितियों में आने वाले शीर्ष प्रतिनिधियों से ही मुलाकात करेंगे। बाकी सभी बातचीत विदेश मंत्रालय और आधिकारिक चैनलों के माध्यम से होगी। पहली नजर में यह फैसला केवल प्रशासनिक बदलाव जैसा लगता है, लेकिन कुछ ही दिनों में ये नेपाल की विदेश नीति का सबसे चर्चित विषय बन गया। बालेन शाह की सोच को समझना भी जरूरी है। वे नेपाल की पारंपरिक राजनीति से नहीं निकले। उनकी पहचान एक ऐसे नेता की रही जिसने हमेशा ये कहा कि नेपाल को पुराने राजनीतिक तौर तरीकों से बाहर निकलना होगा। चुनाव प्रचार के दौरान भी वे बार बार कहते रहे कि नेपाल की राजनीति कुछ परिवारों, कुछ दलों और कुछ स्थापित शक्तियों के इर्द गिर्द घूम रही। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने यही संदेश देने की कोशिश की कि अब नेपाल किसी भी देश के साथ व्यक्ति आधारित नहीं बल्कि संस्था आधारित संबंध रखे। उनके समर्थकों ने इसे नेपाल की संप्रभुता को मजबूत करने वाला कदम बताया। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में युवाओं ने कहा कि पहली बार कोई प्रधानमंत्री विदेशी ताकतों को यह बता रहा है कि नेपाल अब पुरानी शैली की राजनीति नहीं करेगा। बालेन शाह की पूरी राजनीतिक छवि ही व्यवस्था परिवर्तन की रही। इसलिए उनके समर्थकों के लिए यह फैसला बिल्कुल स्वाभाविक था। उन्हें लगा कि जिस तरीके से उन्होंने घरेलू राजनीति में पुरानी परंपराओं को चुनौती दी थी, उसी तरह अब विदेश नीति में भी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन सरकार चलाना और चुनाव लड़ना दोनों दो अलग अलग बातें होती हैं। चुनाव के दौरान दिए गए संदेश जनता को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन सरकार चलाने के दौरान हर फैसले का असर केवल घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं रहता। खास करके नेपाल जैसे देश में जहां विदेश नीति सीधे अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और विकास से जुड़ी हुई। नेपाल एक भू आबद्ध देश है। उसके समुद्र तक पहुंचने का सबसे बड़ा रास्ता भारत से होकर के गुजरता है। नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भारत है। लाखों नेपाली नागरिक भारत में काम करते हैं। बिजली, ईंधन, खाद्यान्न और दवाइयों जैसे कई आवश्यक चीजों की आपूर्ति भारत के रास्ते होती है। दूसरी तरफ चीन पिछले 1.5 दशक से नेपाल में सड़क, ऊर्जा, रेल और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के माध्यम से अपनी मौजूदगी लगातार बढ़ा रहा है। ऐसे में नेपाल का प्रधानमंत्री यदि दुनिया के बड़े देशों के प्रतिनिधियों से मिलने से इनकार करता है तो उसका असर केवल कूटनीतिक प्रोटोकॉल तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे क्षेत्र को संदेश देता है कि नेपाल अपनी विदेश नीति की दिशा बदलने की कोशिश कर रहा है। ये वजह थी कि बालेन शाह के फैसले पर सबसे पहले नेपाल के विदेश नीति विशेषज्ञों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। कई पूर्व राजदूतों ने सार्वजनिक रूप से कहा कि संस्थागत व्यवस्था मजबूत करना ठीक बात है, लेकिन संवाद समाप्त करना किसी भी छोटे देश के हित में नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि दुनिया की लगभग हर लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति समय समय पर विदेशी राजदूतों से मिलते हैं।
इसका अर्थ ये नहीं होता कि वे किसी देश के दबाव में हैं, बल्कि ये सामान्य कूटनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा होता है। नेपाल जैसे देश के लिए तो और भी ये आवश्यक है, क्योंकि उसे लगातार विदेशी निवेश, विकास सहायता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता रहती है। यदि प्रधानमंत्री स्वयं ही दूरी बनाएंगे तो इसका नकारात्मक संदेश निवेशकों और साझेदार देशों तक भी जाएगा। बालेन शाह अपने फैसले पर लंबे समय तक अड़े रहे। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री जब नेपाल पहुंचे तब भी प्रधानमंत्री ने उनसे अलग मुलाकात नहीं की। चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि आए तब भी वही नीति लागू रही। अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों को भी अलग से समय नहीं दिया गया। इसके बजाय प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से यह कहा गया कि विदेश मंत्रालय सभी आवश्यक संवादों को कर रहा है और प्रधानमंत्री की अलग मुलाकात की आवश्यकता नहीं है। सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि नेपाल सभी देशों को समान सम्मान देता है, इसलिए किसी एक देश के प्रतिनिधि को विशेष प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। ये सुनने में एक संतुलित नीति लगती है, लेकिन धीरे धीरे इसके राजनीतिक अर्थ निकाले जाने लगे। भारत में इसे कुछ लोगों ने नेपाल की नई दूरी के रूप में देखा। चीन ने भी इस नीति को लेकर के अलग अलग विश्लेषण सामने आए। अमेरिका के रणनीतिक हलकों में ये सवाल उठा कि आखिर नेपाल का नया नेतृत्व किस दिशा में जाना चाहता है। इसी दौरान नेपाल के भीतर हालात भी बदलने लगे। सरकार ने अपने शुरुआती 100 दिन पूरे किए। जनता की अपेक्षाएं बहुत ऊंची थी। बालेन शाह से लोगों को उम्मीद थी वे प्रशासनिक सुधारों के साथ साथ अर्थव्यवस्था की भी नई दिशा देंगे। लेकिन शुरुआती महीनों में सरकार कई घरेलू विवादों में घिर गई। सीमा शुल्क को लेकर के फैसलों का विरोध हुआ। परिवहन क्षेत्र में असंतोष बढ़ा। विपक्ष लगातार सरकार के अनुभव पर सवाल उठाने लगे। आर्थिक मोर्चों पर भी चुनौतियां सामने आने लगी। ऐसे समय में सरकार के भीतर ये चर्चा तेज हुई कि विदेश नीति को लेकर भी अनावश्यक विवाद पैदा करना उचित नहीं होगा। कई वरिष्ठ अधिकारियों और पूर्व राजनयिकों ने सलाह दी कि संवाद से दूरी बनाना नेपाल के हित में नहीं है। यदि नेपाल को निवेश चाहिए, पर्यटन बढ़ाना है, जल विद्युत परियोजनाओं को गति देनी है और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी मजबूत करनी है, तो प्रधानमंत्री स्तर पर भी सक्रिय कूटनीति आवश्यक होगी। यहीं से बालेन शाह की सोच में बदलाव दिखाई देने लगे। धीरे धीरे संकेत मिलने लगे कि प्रधानमंत्री कार्यालय अपने शुरुआती रुख पर पुनर्विचार कर रहा है। इसके बाद खबर आई कि प्रधानमंत्री बालेन शाह भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव और चीन के राजदूत जांग माओमिंग से अलग अलग मुलाकात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि दोनों मुलाकातों को लगभग एक ही समय पर रखने की योजना बनाई गई। इसका राजनीतिक संदेश बिल्कुल स्पष्ट था। नेपाल ये दिखाना चाहता था कि वो किसी एक देश की ओर झुक नहीं रहा। यदि भारत के राजदूत से मुलाकात होगी तो चीन के राजदूत से भी होगी। यदि भारत के साथ संवाद होगा तो चीन के साथ भी उतनी ही सक्रिय बातचीत होगी। यानी बालेन शाह अपनी नई नीति को पूरी तरीके से छोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन उसे नेपाल की पारंपरिक संतुलित विदेश नीति के अनुरूप ढालने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल अब केवल ये नहीं रह गया कि बालेन शाह ने अपना फैसला क्यों बदला, बल्कि ये हो जाता है कि क्या ये केवल एक कूटनीतिक बदलाव है या फिर नेपाल की पूरी विदेश नीति एक बार फिर उसी पुराने संतुलन की ओर लौट रही है जिसने दशकों तक भारत और चीन के बीच नेपाल की रणनीति को परिभाषित किया। और शायद इस सवाल का जवाब समझे बिना बालेन शाह की इस तथाकथित यू टर्न को पूरी तरह समझना संभव नहीं है। अगर इसे केवल एक प्रधानमंत्री के फैसले के रूप में देखा जाए तो शायद यह खबर कुछ दिनों बाद पुरानी है, लेकिन अगर इसे दक्षिण एशिया की बदलती भू राजनीति के संदर्भ में देखा जाए तो यह समझ आता है कि आखिर बालेन शाह का यह कदम इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है। नेपाल दुनिया के उन कुछ देशों में शामिल है जिसकी विदेश नीति उसकी भौगोलिक स्थिति तय करती है। उत्तर में चीन और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में भारत। यानी नेपाल चाहे किसी भी विचारधारा की सरकार चुन ले, चाहे प्रधानमंत्री कोई भी बन जाए, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती हमेशा यही रहती है कि भारत और चीन के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। नेपाल के आधुनिक इतिहास में लगभग हर प्रधानमंत्री ने इस संतुलन को अपने अपने तरीके से साधने की कोशिश की है। किसी ने भारत के साथ अगर नजदीकी बढ़ाई तो उस पर चीन से दूरी बनाने का आरोप लगा। किसी ने चीन के साथ बड़े समझौते किए तो भारत के साथ रिश्तों में तनाव पैदा हो गया। यही वजह है कि नेपाल की विदेश नीति को अक्सर बैलेंसिंग एक्ट कहा जाता है। एक ऐसी रस्सी जिस पर चलते समय जरा सी चूक भी राजनीतिक संकट पैदा कर सकती है। दरअसल नेपाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उसकी अर्थव्यवस्था और उसकी भौगोलिक वास्तविकता एक दूसरे से अलग नहीं है। नेपाल का लगभग 2/3 व्यापार भारत के साथ होता है। समुद्री बंदरगाह तक पहुंचने के लिए उसे भारत के रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ता है। पेट्रोलियम, गैस, दवाइयां और रोजमर्रा की कई जरूरी चीजें भारत के माध्यम से ही नेपाल पहुंचती है। दूसरी तरफ चीन पिछले कुछ सालों में नेपाल में अपना निवेश तेजी से बढ़ा रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चीन ने नेपाल में सड़क, रेलवे, ऊर्जा और बुनियादी ढांचों की कई परियोजनाओं की पेशकश की है। बीजिंग की रणनीति साफ दिख रही है। वो हिमालय के इस महत्वपूर्ण देश में
उसकी आर्थिक और रणनीतिक मौजूदगी लगातार मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए नेपाल के लिए दोनों देशों में से किसी एक को चुनना कभी विकल्प रहा ही नहीं। उसकी मजबूरी हमेशा यही रही कि वो दोनों के साथ काम करे, लेकिन किसी का उपग्रह न बने। यही कारण है कि बालेन शाह ने जब भारत और चीन दोनों देशों के राजदूतों से एक ही दिन मिलने का फैसला किया तो इसे केवल एक औपचारिक बैठक नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश माना गया। ये संदेश था कि नेपाल किसी एक धुरी की ओर नहीं जा रहा है बल्कि दोनों के साथ समान दूरी और समान निकटता की नीति अपनाना चाहता है। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर आखिरकार यही करना था तो शुरुआत में इतना कठोर रुख अपनाने की जरूरत ही क्या थी? इसका जवाब शायद बालेन शाह की राजनीतिक शैली में छिपा है। वे उस पीढ़ी के नेता हैं जिसने अपनी पहचान ही व्यवस्था के खिलाफ खड़े होकर बनाई। उनके समर्थक उन्हें इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वे परंपराओं को चुनौती देते हैं, लेकिन सरकार चलाने के दौरान कई बार वही नेता ये महसूस करते हैं कि हर परंपरा गलत नहीं होती। कुछ व्यवस्थाएं इसलिए बनी रहती हैं क्योंकि वे व्यवहारिक होती हैं। विदेशी राजदूतों से मिलना एक ऐसी व्यवस्था, ये केवल औपचारिकता नहीं होती बल्कि कई बार इन्हीं बैठकों में निवेश, व्यापार, सुरक्षा सहयोग, विकास परियोजनाओं और राजनीतिक संवाद की दिशा तय होती है। यही कारण है कि नेपाल के कई पूर्व राजनयिकों ने शुरुआत से ही कहा था, प्रधानमंत्री का विदेशी प्रतिनिधियों से न मिलना किसी भी दृष्टि से व्यवहारिक नीति नहीं। इससे नेपाल की छवि प्रभावित हो सकती है और यह संदेश जा सकता है कि नई सरकार संवाद के बजाय दूरी की रणनीति बना रही है। इसी बीच नेपाल की घरेलू राजनीति ने भी बालेन शाह पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। सरकार के शुरुआती महीनों में कई ऐसे फैसले हुए जिनका विरोध हुआ। विपक्ष लगातार ये सवाल उठाने लगा कि ये क्या केवल नई शैली और नए प्रतीकों के सहारे सरकार चलाई जा रही है? आर्थिक मोर्चे पर भी चुनौतियां कम नहीं थी। नेपाल आज भी बेरोजगारी, युवाओं के पलायन, सीमित औद्योगिक विकास और विदेशी निवेश की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे समय में अगर सरकार अपने सबसे बड़े आर्थिक साझेदारों के साथ संवाद को सीमित कर देगा तो इसका असर विकास परियोजनाओं पर भी पड़ सकता है। ये कारण है कि धीरे धीरे सरकार के भीतर भी ये राय बनने लगी कि विदेश नीति में आदर्शवाद से ज्यादा व्यवहारिकता की जरूरत है। प्रधानमंत्री को दिखाना होगा कि वे केवल बदलाव का प्रतीक नहीं बल्कि शासन चलाने की क्षमता भी रखते हैं। भारत के लिए भी ये घटनाक्रम महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ सालों में नई दिल्ली ने नेपाल के साथ संबंधों को केवल राजनीतिक स्तर पर नहीं बल्कि विकास साझेदारी के माध्यम से मजबूत करने की कोशिश की। रेल संपर्क, एकीकृत चेकपोस्ट, पेट्रोलियम पाइपलाइन, बिजली व्यापार, डिजिटल भुगतान, ट्रांसमिशन लाइन और सीमा पार कनेक्टिविटी जैसी कई परियोजनाएं दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा दे रही हैं। भारत अच्छी तरह समझता है कि नेपाल की राजनीति में सरकारें बदलती रहेंगी लेकिन दोनों देशों के रिश्ते लंबे समय तक बने रहने वाले हैं। इसलिए नई दिल्ली की कोशिश हमेशा यही रहती है कि नेपाल के हर प्रभावशाली राजनीतिक नेतृत्व के साथ संवाद बना रहे। बालेन शाह का भारत के राजदूत से मिलने का फैसला इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। ये केवल एक शिष्टाचार मुलाकात नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच राजनीतिक संवाद को सामान्य बनाने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। हालांकि ये भी उतना ही सच है कि चीन इस पूरे घटनाक्रम पर बराबर नजर बनाकर रखा है। बीजिंग नहीं चाहेगा कि नेपाल पूरी तरीके से भारत की ओर झुक जाए, इसलिए बालेन शाह का उसी दिन चीन के राजदूत से मिलना ये संतुलन संदेश देता है। नेपाल शायद यही दिखाना चाहता है कि उसकी विदेश नीति किसी एक देश के इर्द गिर्द नहीं घूमती। भारत उसकी आर्थिक जीवन रेखा है तो चीन उसका महत्वपूर्ण निवेश साझेदार है। दोनों के साथ रिश्ते रखना उसकी मजबूरी भी है और रणनीति भी। यही कारण है कि कई विशेषज्ञ इसे बालेन शाह का यूटर्न कहने के बजाय रियलिटी चेक कह रहे हैं। सत्ता में आने के बाद उन्हें भी वही समझ आया जो नेपाल के लगभग हर प्रधानमंत्री को कुछ समय बाद समझ आ ही जाता है कि इस देश की विदेश नीति नारों से नहीं बल्कि संतुलन से चलती है। शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा निष्कर्ष भी है। चुनाव जीतने के लिए व्यवस्था बदलने के नारे काफी होते हैं लेकिन शासन चलाने के लिए संवाद, समझौते और व्यवहारिक फैसले लेने पड़ते हैं। बालेन शाह ने शुरुआत में जिस नई कूटनीतिक शैली की घोषणा की थी वो उन्हें राजनीतिक रूप से अलग पहचान तो दिला सकती थी लेकिन लंबे समय तक नेपाल जैसे देश की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती थी। इसलिए अब उन्होंने अपने रुख में बदलाव किया है। कोई इसे यूटर्न कहे, कोई राजनीतिक परिपक्वता या कोई रणनीतिक मजबूरी, लेकिन इतना तय है कि यह फैसला केवल दो राजदूतों से मिलने का नहीं है। यह उस यथार्थ को स्वीकार करने का संकेत है जिसे नेपाल की हर सरकार अंततः स्वीकार कर ही लेती है। भारत और चीन के बीच स्थित नेपाल के लिए सबसे बड़ी ताकत किसी एक के साथ खड़े होने में नहीं है बल्कि दोनों के साथ संतुलन बनाए रखने में है। और शायद बालेन शाह भी अब उसी रास्ते पर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं।